और आइए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री के आवास और उसके आसपास के क्षेत्र को अति सुरक्षित माना जाता है, पर उसकी पोल तब खुल गई जब सीएम आवास के कुछ ही मीटर दूर एक ही रात 5 घरों में चोरी हो गई। शहर में पुलिस प्रशासन किस तरह सो रहा है और चोर कितने सक्रिय हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एग्रीको स्थित सीएम रघुवर दास के आवास वाले लाइन में बीती रात एक साथ 5 घरों में चोरों ने हाथ साफ किया। घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि चोरों का एक गिरोह सक्रिय है और वे किसी नशीले स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। घटना से लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि सुरक्षा के नाम पर आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। बहरहाल अमित कुमार, केपी शर्मा, अशोक कुमार, अरुण कुमार सिन्हा सहित एक और आवास में चोरों ने घुसकर मोबाइल, सामान और कैश चुरा लिया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची, मगर उनके कैजुअल अप्रोच से लोगों में रोष है। घटना के बाद स्थानीय महिलाओं ने मुख्यमंत्री की पत्नी से मिलकर कुछ करने और क्षेत्र में सुरक्षा की मांग की है। हम दोनों सोए थे, मेरे तकिया के नीचे मेरा मोबाइल था, उसके तकिया के नीचे मेरा मोबाइल था। हम दोनों मोबाइल में हेडफोन लगा था कान में, क्योंकि रात को गिर उड़ जाएगा इसलिए हमेशा लगा। हेडफोन चार्जर छोड़ के खाली मोबाइल ले गया, वहाँ से बैग ले, यहाँ पे बैग रखा था ये वाला जिसमें 3500 रुपए था करीब और छुट्टा पैसा था, और पापा के पॉकेट से 2,500-3 हजार रुपए उनके भी पॉकेट से लेकर गए। और बैग में न्यू ड्रेस था, वो न्यू ड्रेस। ये बैग यहाँ रखा था, इसमें न्यू कपड़े थे, गारमेंट्स वगैरह थे और भी नया सूट वगैरह था। सूट उठ ले गया, गारमेंट सब बाहर फेंक दिया था। ये ड्रेस है, इसको भी फेंक के सिर्फ अच्छा जो था, और इस रेक पे मैंने कुछ अपना ज्वेलरी रखा था और सोना का नहीं था, आर्टिफिशियल था, वो सारे ज्वेलरी यहाँ से उठा के ले गए। ना यही हुई थी कि हम लोग जब 4:30 बजे उठे सुबह में, तो पता चला कि हमारे घर में चोरी हुआ है, सामान सारा आंगन में बिखरा पड़ा है। तब मम्मी आवाज दी कि देखो तुम्हारा सामान वहाँ है, कैसे चला गया। खोज पड़ताल किए हम लोग तो देखे कि सामान सब चोरी हुआ है, कपड़े वगैरह, मोबाइल वोबाइल नहीं है। 5 घर में हुआ है, लेकिन कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। मात्र एक आदमी 104 नंबर क्वार्टर के हैं, केपी शर्मा, ये बोल रहे हैं कि मैंने हमारे घर में हुआ है। क्या सुबह से तो परेशानी झेली रहे, क्या क्या परेशानी बताएं हम। आप लोग सीएम हाउस गए थे? हाँ गए थे। क्यों गए? क्या? वही बोलने के लिए कि हम लोग के भी रोड में सुविधा दिया जाए, क्योंकि उन्हीं का ये रोड है और जो कुछ भी है जनता के वजह से है, इसीलिए हम लोग गए थे सीएम हाउस। क्या पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया गया? हाँ, इसीलिए हम लोग गए थे सीएम। वो बदतमीजी से बात किए, बोले कि लड़की लोगों के घर में ही, रूम में ही क्यों चोर घुसा। उनका कहने का मतलब था कि लड़की लोग किसी लड़के को बुलाई थी, विरोध किया। हाँ, तो इसी वजह से हम लोग गए वहाँ। हम लोग गए सीएम के यहाँ। सीएम के यहाँ जाके उनकी मिसेज से मिले, उनको सब बात बताएं हम लोग कि ऐसा सब बात है मैडम, आप कुछ कीजिए। मानगो गोलचक्कर के पास एक स्कूली ऑटो के पलट जाने से काशीडी हाई स्कूल के 10 बच्चे घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक शराब के नशे में धुत था। काशीडी हाई स्कूल के बच्चों को लेकर मानगो की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ऑटो पुल के पास पलट गई। ऑटो में सवार 10 बच्चों को चोटें आई हैं। घायल बच्चों ने बताया कि ऑटो चालक नशे में था और उन्होंने ऑटो की रफ्तार कम करने के लिए चालक से बार बार कही थी। सभी बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया। हाई स्कूल से आ रहे थे और डिमना रोड न्यू सुभाष कॉलेज। कैसे हुआ ये? वो ऑटो वाला पिया हुआ था। अच्छा, तो पूरा स्पीड में भी थे क्या? हाँ, हम लोग मना किए कि मतलब स्पीड में चलाइए। आगे में एक बाइक वाला था, उससे भी टकराया था, तो हम लोग बोले धीरे चलाइए। उसका फिर आगे में कोई पुलिस वाली थी, वो मतलब कि वहाँ गाड़ी जा रहा था, तो उसमें भी बोले थे कि तो शायद समझी नहीं। रेगुलर थे क्या? रेगुलर चलाते हैं गाड़ी की? रेगुलर चलाते हैं। झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स न बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि राजस्व हासिल करने के और भी विकल्प हैं। झारखंड पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, इससे जनता पर बोझ बढ़ेगा। उनका कहना है कि राजस्व हासिल करने के दूसरे भी विकल्प हैं, उससे सरकार को राजस्व भी पूर्ति होगी और जनता पर अकारण बोझ नहीं पड़ेगा। खबर आई है कि सरकार डीजल के गिरते हुए दामों को देखते हुए प्रदेश में कर की वृद्धि करने का विचार कर रही है। उसी संदर्भ में आज प्रधान एसोसिएशन के साथ हम लोगों की बैठक हुई और इसमें विचार किया गया कि सरकार से हम लोग मिल करके ये मांग करें कि इसमें वैट की वृद्धि ना हो, आम जनता पर बोझ ना बढ़े।
और अन्य विकल्पों पर विचार। दूसरे विकल्प हैं जिससे सरकार को राजस्व की पूर्ति भी हो सकती है और आम जन पे बोझ भी नहीं पड़ सकता। क्या सलाह दिया है आप लोगों ने, कुछ सजेशन कैसे वो कर सकती है वृद्धि, वो जैसे एंट्री टेस्ट? हमारे प्रदेश में जो कोल कंपनियों में काम कार्यरत हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो कि करीबन महीने का 12,500 किलोलीटर दूसरे प्रदेशों से इंपोर्ट कर रही है डीजल की। अगर उसमें देखते हैं तो सरकार को तकरीबन 9 करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान हो रहा है। अगर इस पे सरकार बिक्री कर लगा करके एंट्री टैक्स अगर लगाती है तो सरकार को सीधे सीधे महीने का 9 करोड़ रुपए का लाभ होगा और आम जनता पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव हाईकोर्ट द्वारा 5 सप्ताह में कराए जाने के आदेश के बाद यूनियन में गहमा गहमी तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय की चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को 5 हफ्ते के अंदर यूनियन चुनाव संपन्न कराने का आदेश दे दिया है। इसके बाद यूनियन में गहमा गहमी तेज हो गई है और सभी गुट दांव पेच में जुट गए हैं। यूनियन के उपाध्यक्ष एवं सत्ता पक्ष के सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े यूनियन में चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने चुनाव को अति आवश्यक बताया है। मजदूरों के हितों में हमेशा सजग रहने वाले व्यक्ति को ही कर्मचारियों से चुनने का आग्रह मैं करता हूं, ताकि यूनियन की साख जो दुनिया में बनी हुई, एशिया की बिगेस्ट यूनियन है टाटा वर्कर्स यूनियन, उसकी साख बनी रहे और पुराना जो समय था दौर, बीजी गोपाल, प्रोफेसर अब्दुल बारी, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोगों ने इसका नेतृत्व किया। टाटा वर्कर्स यूनियन फिर से अपनी मजबूत छवि के साथ दुनिया के मजदूरों में एक संदेश दे सके और ये चुनाव पारदर्शी हो। हम डीसी से आग्रह करते हैं कि यह चुनाव जो है जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड और पूरे एशिया के मजदूरों के लिए एक मील का। किनको समर्थन कर रहे हैं आप लोग अध्यक्ष के पद के लिए? यह समर्थन सीधी तौर पर ग्रेड रिवीजन जो समझौता बेहतर हुआ एनजेसीएस से बाहर होने के बाद और जो कर्मचारियों को जो एरियर मिला, कर्मचारी के द्वारा ही ये जबरदस्त समर्थन मिलेगा। ये भाई, ये तीसरा मोर्चा कैसा है अभी तक हमको समझ में नहीं आया। एक तो हम जानते हैं कि पीएन सिंह उनका टीम है और पीएन सिंह में के टीम में भी कैटो टीम है जो दिखाई दे रहा है, जो अपना अपना वोट मांग रहा है। तो मान लीजिए उसको हम उनके हिसाब से एक ही टीम मानते हैं, लेकिन हमको उसका कई एक शाखा दिखाई दे रहा है। बाकी बचा एक टीम डिंडा है, एक टीम वो हो गया, एक टीम हमारा है, तो 3 तो दिखाई दे रहा। भगवान सिंह भी बोल रहे हैं हम तीसरा मोर्चा, तो ये 3 में कौन पता नहीं चल रहा है, इस मोर्चे के साथ है या कोई और अगर टीम बना रहे हैं तो चौथा उनको बोलना चाहिए। इसलिए खैर लोकतंत्र है, सबका अधिकार है लड़ने का, और यही देश ऐसा है जहां पर किसी को जूता भी चला सकता है लोग अपना, जहां पर कोई आदमी बोल भी सकता है कुछ भी। यही देश है जहां स्वतंत्र है, किसी पर कोई भी आरोप लगा दीजिए, काम तो करना नहीं है लेकिन आरोप प्रत्यारोप पर ही चल। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता प्रभाकर तिर्की ने कहा कि स्थानीयता की नीति राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। अपने शहर प्रवास के दौरान आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता प्रभाकर तिर्की ने कहा कि शांत राज्य अशांत न हो जाए, इस बात का ख्याल सरकार को रखना चाहिए और स्थानीयता की नीति को जल्द से जल्द घोषित करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को भड़काऊ कहा और ऐसे बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो गतिविधि हो रही है राज्य के अंदर में, पूरा राज्य को अशांत बनाने की एक कोशिश हो रही है स्थानीयता के सवाल को लेकर। मेरा कहना है कि चूंकि हम सरकार में हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस मुद्दे पर हम लोगों को अपना ये क्लियर होना चाहिए। हेमंत जी ने कहा है कि हिंसा होगी, माथा फोड़ा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हेमंत जी खुद भी सरकार में थे और
ये मामला गंभीर मामला है, हम लोग भी जानते हैं। उनको उसी गंभीरता से पहल करनी चाहिए थी। जब उनकी सरकार आज नहीं है तो बाहर में इस तरह की बातें करना ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं और एक उस हैं, उनके इस तरह के बयान से जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आजसू चाहती है कि ये जो स्थानीयता का मामला है इस पर सरकार गंभीरता से पहल करे, और आजसू चूँकि सरकार में शामिल है तो हम भी इसको प्राथमिकता के साथ सरकार के एजेंडे में ये आए, ऐसा आजसू चाहती है। झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की काम की अवधि को और विस्तार देने की मांग की है आंदोलनकारी संघ के अध्यक्ष नरेश मुर्मू ने। नरेश मुर्मू ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम जारी है और कुछ लोगों की सूची सौंपी गई है, मगर अभी और भी बाकी है, इसलिए सरकार को समय अवधि में विस्तार करना चाहिए। लोगों का छूट रहा है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आंदोलनकारी चिन्हित आयोग का पीरियड एक्सटेंशन किया जाए और जो लोग छूटे हुए हैं उनका भी आवेदन को स्वीकृत किया जाए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो और जो भी आंदोलनकारी रहे हैं सबको उचित सम्मान मिले।